ये पेज नंबर 275 पे क्वेश्चन हो रहा है। जानवेश्वर सवाल आ रहा है। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट करना था पेज नंबर 240 कौन सा था 270 ये रखें जी क्वेश्चन साहब क्या कंप्लीट किया इसका इसके एक बार वर्किंग लिख रहा था फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया था फर्स्ट ईयर हो गया था सर ये बाकी सालों की वर्किंग जरा करवा की हुई है ना आप लोग ने रखें जरा सामने ये दो तीन फिगर जरा कैलकुलेट करवा दो जानवेश्वर साहब को कौन से साल में एसेट खरीदा था तो अगर कॉस्ट मॉडल यूज हुआ है 17 में अब 19 तक प्रॉब्लम आए 31 दिसंबर 17 में फिर क्या हुआ डेप्रिसिएशन वंस अगेन कितनी चार्ज हुई होगी ठीक है वजह तो डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एक सेकंड कॉस्ट मॉडल ही कंप्लीट करवा सिमिलरली 17 के बाद 18 में भी अगर IAS 40 में कॉस्ट मॉडल हो तो उसका कॉन्सेप्ट सारा वही है जो IAS 16 में है तो IAS के प्रॉपर्टी में अगर कोई लैंड एलिमेंट है तो फिर उसकी डेफिनेशन नहीं होगी समझ आ गया तो फर्स्ट ईयर में 60% होता है और सिमिलरली ये एंट्री जो है 31 दिसंबर 2009 में भी 19 में भी रिपीट हुई होगी कंप्लीट करने की कोशिश किया करें बाकी ठीक है अगर नहीं फिगर समझ आए तो डिस्कस हो जाएंगे वरना कोशिश तो करें जी अब आ जाए 2017 18 19 अगर कॉस्ट मॉडल की जगह फेयर वैल्यू मॉडल यूज होता तो फिर क्या वर्किंग होगी हर साल डेप्रिसिएशन की जगह बस फेयर वैल्यू का कंपैरिजन होना इधर पढ़ ले जरा सेंटेंस के बारे में जरा सही तरह एक्सप्लेन कर दो अब फेयर वैल्यू उसने दी नहीं है उसने बस एक सेंटेंस लिखा कि हर साल जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 6% बढ़नी है तो कैलकुलेटर पकड़ने फर्स्ट ईयर की वर्किंग के बाद मेरे समझ आ गया 17 की फेयर वैल्यू बताएं कैसे वर्किंग कर 159 अच्छा इसके ना कल मैंने एक तरीका बताया जरा कैलकुलेटर पकड़ना इसके एक दो तरीका जरा सुनना जिससे टाइम भी सेव हो सकता है कल मैंने वर्किंग करवाई थी आपको 150 लिखें कैलकुलेटर कल वाला पहले रिवाइज कर पहले मैंने 6% करवाया था 6% करके इंक्रीज आ गया था फिर आपने 150 में ऐड किया 9 मिलियन बनता था तो 159 टोटल हो गया तो पहले इंक्रीज निकाल लिया फिर प्लस करके फिगर आ गया इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है सेंटेंस पढ़े जरा दोबारा 6% इजाफा हुआ है तो 6% का मतलब है 6/100 तो 100 में इसका मतलब 6 ऐड हो गया तो ये 106% भी हो सकता है तो कैलकुलेटर पे लिखें 150 मल्टीप्लाइड बाय 106%। 106 कैसे बना दिया मैंने 6% इंक्रीज हो रहा है अगर डिक्रीज हो रहा हो तो 6% तो 94% रहता लेकिन इंक्रीज की वजह से 106% भी अगर आप करेंगे तो स्ट्रेट में आंसर आ जाएगा ठीक है सर लेकिन 106% को जरा कैलकुलेटर पे दोबारा लिखें 106 अब परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100 तो 106 डिवाइड बाय 100 करें तो ये स्टेट में ना मतलब आसान सी फिगर भी आ सकती है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पे परसेंटेज का साइन ऑफ हुआ 1.06 हो जाएगा ठीक है सर 100 से डिवाइड के तो 1.06 आंसर आ जाएगा तो सिंपली 150 को 1.06 से मल्टीप्लाई करें तो अगर 8% इजाफा होता फॉर एग्जांपल 1.08 हो जाना था अगर 20% इजाफा होता 1.2 होना था फिर
और अगर 2% इजाफा होता 1.02 होना, ठीक है। तो इसका टाइम भी सेव किया जा सकता है, रादर देन के पहले आप इंक्रीज निकालने फिर उसे प्लस करें, आप स्ट्रेट अवे इसका वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली करवा दें किसी 2017 में फेयर वैल्यू कैसे निकालें, बोल दें फिगर्स। बाकी ठीक है, आपने जिस भी तरीके से किया, लेकिन इसको भी ध्यान में रखिएगा जो मैंने बताया। 159 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, आंसर क्या है? अब ये 168.54 आया क्या किस साल की फेयर वैल्यू? अब इसको कंपेयर किससे करना है? कैरिंग अमाउंट ढूंढ के बताएं कितनी है। 159 एज इट इज कैरिंग अमाउंट क्यों है? वही फेयर वैल्यू अब कैरिंग अमाउंट क्यों है? क्योंकि बीच में डेप्रिसिएशन तो चार्ज होनी नहीं आई 40 के फेयर वैल्यू मॉडल में। डिफरेंस कितना बनेगा? 9.54 की एंट्री बोलना। ये इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज आ रहा है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन कर, और ये फेयर वैल्यू गेन्स जो है इसमें प्रॉफिट लॉस में जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया था वैसे? नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर के एंड में फेयर वैल्यू की वर्किंग आप करवाएं कैसे? एक और बोल दे जरा करना। 168.54 तक आ गए थे हम, हर साल 6% इजाफा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.06 फिर कर दें, 178.65 कैरिंग अमाउंट ढूंढ दें हम। ये पुरानी फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट की बन जाती है? नहीं, मतलब कैरिंग अमाउंट का असल मतलब जिस अमाउंट पे एसेट ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना। तो पुरानी वैल्यूएशन 17 के एंड पे जब हमने की है तो 159 से एसेट 168 पे आ गया था, तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 168 पे आ गया था। तो जब ये फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ गई तो ये कैरिंग अमाउंट बन गई, और विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन है नहीं, तो वही पुरानी जो फेयर वैल्यू फिगर्स आ गई थी हमारी, अब वो रिवाइज वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरिंग अमाउंट बन गई। समझ आ गया मेरे वर्ड? और रिवाइज फेयर वैल्यू से कंपेयर करें तो वंस अगेन इंक्रीज है, बोल दें एंट्री। हाँ जी 10.11 10.11 और लास्ट स्टेज में लिखवाएंगे। अब अगर इस तरह क्वेश्चंस भी ना साथ साथ अगर आप नहीं करेंगे, पुरानी चीजों में कुछ नए पॉइंट्स ऐड हो गए, तो वो ये सारी बहस फिर यूजलेस होती जाएगी, आपको टाइम नहीं मिला मुझे लग रहा। ज्यादा मसरूफियत रहती है लगता है, ओवर बर्डन है आप लोग, इतना ज्यादा होमवर्क, टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा। ऐसी कोई बात नहीं जो मैंने की है। लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू को लिखवा दे सर, तो यही बोल दे सबकी तरफ से हो जाएगी। मैं ही बोल देता हूँ 189.37 डिफरेंस ले लें 10.72 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एंड फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। अब इसके बाद क्या करेंगे एंट्रीज करने के बाद? नहीं मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी तो बनानी है, लेकिन हमारी एंट्री से प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? वो भी मैं बता देता हूँ करनी, लेकिन उसके बाद फिर कंप्लीट कर दीजिएगा, वैसे तो मेरा ख्याल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब डेप्रिसिएशन रिवर्स कॉस्ट मॉडल में जो प्रॉफिट लॉस में चीजें गई हैं वो रिवर्स हो जानी है, और उसकी जगह फेयर वैल्यू गेन नहीं आना। तो लिख लो जरा एक दफा बता दीजिएगा तो क्या होगा। ठीक है जर्नलिस्ट साहब ने कर दी। जी सर 16, 17, 18 और 19 चार इफेक्टेड ईयर्स हैं। 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से क्या इफेक्ट आया? डेप्रिसिएशन के डिक्रीज होने से क्या ख्याल है?
डेप्रिसिएशन रिवर्स नहीं है कितने से, फिगर्स बोल दो जरा। डेप्रिसिएशन फोर्स से रिवर्स होने से या डिक्रीज होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी इस वर्किंग को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पहुंचना आपने ये कि प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या होगा। और डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और राइट साइड पे देखें, जब आप फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ आएंगे तो उसमें तो डेप्रिसिएशन है नहीं, तो गेन से क्या होगा? गेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? गेन बढ़ने से क्या होगा? तो डेप्रिसिएशन के कम होने से भी और गेन के बढ़ने से भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। कितने से? टोटल 13 मिलियन से किस साल का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा? तो मैंने ये एरोस लगाए, डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो जाएगी, गेन बढ़ जाएगा, और दोनों का नेट इफेक्ट ये हो जाएगा 13 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 4 से क्या होगा? डेप्रिसिएशन कम होके प्रॉफिट बढ़ेगा, और 9 से गेन बढ़ के प्रॉफिट बढ़ेगा। तो किस साल का प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? इसी तरह 17 देखें, डेप्रिसिएशन तो वही है, डेप्रिसिएशन 4 से कम होके प्रॉफिट बढ़ेगा, और गेन है 9.54। इससे क्या होगा? गेन 9.54 से, दोनों प्लस हो रही है चीजें वैसे, उसकी क्या रीजन है? एक्सपेंस कम होने से भी प्रॉफिट बढ़ना, और बढ़ने से भी प्रॉफिट न बढ़ना, तो दोनों को मिला के सॉरी गेन बढ़ना। 17 में कितना इफेक्ट आएगा? 13.54। आगे लिखो, डेप्रिसिएशन डिक्रीज, वैल्यू गेन 9.11, 14.1 इंक्रीज आ रहा है प्रॉफिट में। 4 से डिक्रीज डेप्रिसिएशन, फिर 4 से डिक्रीज, एंड फेयर वैल्यू गेन 10.72 से इंक्रीज होकर नेट वर्थ 14 पॉइंट। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इसके फाइनल इंपैक्ट क्या लेंगे आप? अपना सवाल देखा जरा, सवाल चेंजेस इक्विटी स्टार्ट कहां से करें? डेट बोलनी है, डेट 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 2018, तो 19 का जरा प्रॉफिट होना है, फिगर ढूंढे कि 19 का 84 है और 18 का 98। पहले इन दो पे गौर कीजिएगा। चेंजेस इन इक्विटी में 18 के स्टार्ट से शुरू करेंगे, तो 18 का प्रॉफिट भी लिखेंगे और 19 का भी। तो 19 के प्रॉफिट में कितने रुपीस की एडजस्टमेंट होगी? 14.72। 19 के प्रॉफिट में 19 की एडजस्टमेंट होगी, प्लस करेंगे माइनस? 18 के प्रॉफिट में 14.11 ऐड करेंगे। अब ये जो पिछले 2 साल हैं इनका क्या करेंगे? ये 16 और 17 के प्रॉफिट्स का इफेक्ट कहां लेंगे? कोई फिगर ढूंढने, जरा कोई फिगर ढूंढे पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में 1 जनवरी 18 की रिटेन अर्निंग्स ढूंढे। हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, बहुत दफा होता रहा था ये काम। T48 आपके है, किस साल की रिटेन अर्निंग्स? 18 के स्टार्ट पे रिटेन अर्निंग्स है, इसमें किस साल तक के प्रॉफिट्स आ रहे होंगे? 2020 तक के आ रहे होंगे, 2026 तक आ रहे होंगे, आ ही नहीं रहे होंगे, वही आ रहे होंगे जो आ रहे होंगे। बहुत मुश्किल सवाल है, हम नहीं बताएंगे, हम बता देंगे किस साल तक के आ रहे होंगे। तो पिछले 2 सालों की जो करेक्शन है, कैलकुलेटर पकड़ेंगे, कौन कौन से सालों वाली? 16 17 वाली करेक्शन फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स में हो जाएगी। फिगर बनेगी 13 प्लस 13.54, तो 26.54 की एडजस्टमेंट हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स में। ठीक है, तो आप इसे कंडी तरह कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, अगर फिर भी कोई इशू रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब प्लीज ट्राई कीजिएगा, जब तक इंडिविजुअली करेंगे इसका मेरे लिखने से फायदा नहीं होगा। बाकी ये जिन्होंने किया डिविडेंड्स में तो नहीं इशू है, अब डिविडेंड्स हो जाने चाहिए, और साथ एडजस्टमेंट्स भी काइंडली इंकॉर्पोरेट करें, अगर कोई इशू रहेगा फिर डिस्कस करेंगे। मैंने कल वाला क्वेश्चन भी आपको रिवाइज करने को कहा था जो कल किया था, उसमें एक चीज मैंने छोड़ी थी, उसके अलावा तो नहीं कोई मसला?
चलिए आइए एक और क्वेश्चन करें, पेज नंबर 271। जानने स्टूडेंट्स आप भी कंप्लीट कीजिएगा। पेज नंबर 271। इसने किसी ने कंप्लीट किया था? ये हो जाना था यार मेरा तो करने से है। लेकिन चले सर जी, मैंने आपको 1-2 दिन पहले पिछले कुछ डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल के क्वेश्चंस भी रिवाइज करने को कहे थे। डेली बेसिस पे करनी कुछ रिक्वेस्ट करने लगा हूँ आपसे, करता रहता हूँ इनको, प्लीज होपफुली आप सीरियस लेते हैं। तो आइए जरा 2-3 स्टैंडर्ड मिक्स होकर क्वेश्चन करने लगे हम दोबारा। रिक्वायरमेंट होने इसकी तरफ नेक्स्ट पेज बिल्कुल सीरियस हो जाएगा। कैंडी वंस अगेन गेम ऑन है। रिवैल्यूएशन आ रही है, IAS 23 आ रहा है, डिस्पोजल आ रही है, डेप्रिसिएशंस आ रही है। रिक्वायरमेंट है जी पेज नंबर 272 के मिड में। इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ note on property plant and equipment for the year for inclusion in the annual financial statements for the year ended 31st December 2018 ब्रैकेट पढ़ें। कंपैरेटिव्स रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ किस साल की वर्किंग मांग रहा है 18 की। दोबारा पढ़ें इधर लाइन फर्स्ट, इसका नोट बनाना है। क्या क्या ज़हन में आता है? नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, शेड्यूल आता है और लगता है मुझे बताना नहीं चाह रहे, ज़हन में तो आ गया ना यार, पिछले पेज का। जी 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 वही 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 चेंजेस इन इक्विटी बनानी है ना, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है यार। क्या बनाना है? किसका नोट बनाना है? कौन सा स्टैंडर्ड मेनली ज़हन में लाना है? IAS 16 स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल में कितने कॉलम होते हैं? जितने इक्विटी के हेड्स होते हैं, जितने जितने कॉलम होते हैं उसमें जितने एसेट्स की क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस ऑफ एसेट्स का नाम ही बता दो। शेयर कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इन चीजों की बात होने लगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कौन से स्टैंडर्ड में जा रहे हैं हम? आ जाए, आते जाते रहे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू मंडे लिमिटेड। चलो जी, मंडे आ ही गया। और बेटा मंडे समझ लो इसे यार, अब सैटरडे के बाद तो फिर वो दिन आ जाना। मंडे लिमिटेड बेटा क्वेश्चन का नाम है यार, क्या हो गया ऐसे शर्मिंदा कर रहे हैं। द बैलेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज ऑन 1 जनवरी 18। एक सेकंड, रिक्वायरमेंट वाला ईयर जरा ज़हन में रख लीजिएगा, दोबारा देख लेना। एक ही साल की वर्किंग करनी, 18 का ही स्टार्ट है। ऑफिस बिल्डिंग है और इक्विपमेंट है, कॉस्ट रिवैल्यूड अमाउंट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटिंग टू द ऑफिस बिल्डिंग as at 1st January 18 amounting to rupees 8.5 million। दोबारा ये सेंटेंस पढ़ा, किसका किस दिन का क्या दिया हुआ? ऑफिस बिल्डिंग के रिवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस दिया। ये वर्ड क्यों बोला मैंने, ओपनिंग बैलेंस? ठीक है। नंबर 2, on 1st September 18 a new equipment was acquired by making a payment of 70 million to supplier। next sentence underline करना। An old equipment was also given in exchange to the supplier। I hope कि आपको टाइम मिला है। The fair values of old and new equipment were assessed at 21 million and 93 million respectively। Old equipment had been acquired at a cost of rupees 40 million on 1st July 16। Cost incurred on installing the new equipment amounting to rupees 5 million। आपने स्केड्यूल बनाना, सबसे प्राइमरी चीज नोट में स्केड्यूल ही ना, उसके बाद डेफिनेटली डेप्रिसिएशन मेथड है,
यूजफुल लाइफ है, मेजरमेंट बेसिस है, अगर रिवॉल्यूशन होगी तो उसके डिस्क्लोजर्स हैं। एक स्केड्यूल बनाते हुए क्या चीज जहन में रखनी होती है, मतलब स्केड्यूल में कोई हेडिंग्स बता देंगे, इसके शेड्यूल में एक तो कॉलम्स मैंने बता दिए ना, एसेट अकाउंट्स आ जाएंगे, कोई हेडिंग्स ना ट्राई करें, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, बस ठीक है। मतलब यहाँ तक मतलब इसका ये कि हमें जो एसेट अकाउंट है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट है उसी को शायद स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। क्या हाल है? ओपनिंग बैलेंस में क्या ऐड हो जाएगा? एडिशन, डिस्पोजल लेस होगी, रिवैल्यूएशन अगर है तो उसके इम्पैक्ट आ जाएंगे। तो स्केड्यूल बनाते हुए एसेट अकाउंट को जहन में रखना है और स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर्स ही को स्टेटमेंट फॉर्म में हमें सिंपली लिखना है। तो क्या ये 2018 में कोई एडिशन है? ये एडिशन है, कोई डिस्पोजल है? क्या दे के क्या लिया? अगर कंसंट्रेशन से जो फिगर्स लिखे हैं उनके मीनिंग जरा सोचने की कोशिश करें। सबसे पहले एक 70 मिलियन दिया हुआ, ये क्या? 70 मिलियन तो सप्लायर को दिए। 7 क्या दिए? ऐसे ही 7 भी दिए। क्या लिया है, क्या दिया है? 70 मिलियन भी दिए, ओल्ड इक्विपमेंट भी दिए, और उसके बदले लिया क्या? न्यू इक्विपमेंट दिए, न्यू इक्विपमेंट। थर्ड लाइन में आ रहे हैं फेयर वैल्यूज ऑफ द ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट वर असेस्ड एट। ये क्या होती है फेयर वैल्यू? ये कुछ रिवैल्यूएशन होने लगी, रिवैल्यूएशन होने लगी। तो पहले ये भी क्लियर कर लीजिए कि कोई रिवैल्यूएशन तो नहीं होने लगी। मार्केट वैल्यूज दी नहीं है, लेकिन इन मार्केट वैल्यूज की बेस पर हमने कोई रिवैल्यूएशन तो नहीं करनी। हमें सिंपली शायद क्या बता रहे हैं कि पुराना इक्विपमेंट और नया इक्विपमेंट की मार्केट वैल्यूज कितनी थी, बताएं कितनी कितनी थी? 21 मिलियन एंड 93 मिलियन। ओल्ड इक्विपमेंट को खरीदा कब था, कब से लेके उसे कब तक यूज किया होगा? 1 जुलाई 16 से लेके 1 सितंबर 18 तक उसे यूज किया होगा, फिर उसे एक्सचेंज कर लिया, उसके लिए नया आ गया। 1 सितंबर से ऑनवर्ड्स फिर आप नया इक्विपमेंट यूज करेंगे। जब खरीदा था तो कॉस्ट क्या थी? 40 मिलियन। जब एक्सचेंज किया तो पुराने की मार्केट वैल्यू कितनी है? 93 किसकी मार्केट वैल्यू? और नए प्लांट को, नए इक्विपमेंट को सॉरी इंस्टॉल करने में 5 मिलियन का खर्चा भी हुआ है। इसका क्या करेंगे? नए इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होगी उसमें फिर 5 मिलियन का अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ हमें डिसाइड दो चीजें करनी। नंबर एक कि नया इक्विपमेंट कितने पे रिकॉर्ड होगा, और नंबर दो पुराने इक्विपमेंट की डिस्पोजल की फिगर्स कौन से होंगे। हमारे वाले साल में पुराना इक्विपमेंट खरीदा गया या पुराना इक्विपमेंट सॉर्ट ऑफ दे के नया लिया गया, तो हम नया जो है उसकी रिकॉर्ड उसको डेबिट करेंगे और जो दे दिया उसके पे डिस्पोजल की एंट्रीज करेंगे। हमारे वाले साल में एक्सचेंज हुआ, पुराना दे दिया और नया ले लिया। पुराना लिया कब था? पिछले सालों की बात। ये अब आपके सामने फिगर्स है, कंसंट्रेशन से जरा देखें। मुझे बताएं नया इक्विपमेंट हम कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 75। ये भी हो सकता है। चलिए मैं जरा क्वेश्चन बदलता हूँ, और लेकिन इस तरह ना करें काइंडली, आपकी इस बात से महसूस हो गया कि अरसा गुजर गया, अगर कभी पढ़ा भी था तो अरसा गुजर गया है, और आपने सोचा हुआ था कि ये सवाल जो पुराने दिए गए हैं ये मुझे जुबानी याद है, तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। नया एसेट हमें पड़ा कितने का? मैंने जरा वर्ड्स बदले, नहीं आप वो 5 छोड़ दें, 5 में तो डेफिनेटली ऐड होना, उसको उसकी बहस एक मिनट छोड़ दें। इग्नोरिंग 5 तो ऐड कर लेंगे, तो जस्ट इग्नोर 5, बाकी जरा स्टोरी देखो। मैंने वर्ड यूज किए हैं कि नया एसेट हमें पड़ा कितने का। एक सेकंड के लिए पेज नंबर 15 निकालो। किसी को इत्तेफाक हुआ है कुछ दिन पहले ये पेज देखने का? क्या इत्तेफाक हुआ सर? नजर ही कुछ नहीं आया था। खोला पेज नंबर 15, खोला, नजर ही कुछ नहीं आया था, खाली सफा था। दोबारा मेरे सामने चेक कीजिएगा, इसमें कुछ नजर आता है? सबसे ऊपर क्या वर्ड नजर आता है? नहीं, टेस्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है सबसे ऊपर ही है। पॉइंट नंबर 2 में
पॉइंट नंबर 2 ये इंडिविजुअली पढ़ना। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 2। नहीं मैं क्वेश्चन अभी पूछता हूँ आपसे, पहले आप डाटा पढ़ना। ये पढ़ ली? जी नए एसेट की मार्केट वैल्यू बताएं। सर जी बोल दे फिर कमाल हो गया ये, दी नहीं हुई, मेरा तो पहले दी नहीं हुई। तो लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं? लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं? नहीं लिस्ट प्राइस मार्केट वैल्यू को नहीं कहते। हाँ जी, अगर परचेज करें तो परचेज प्राइस को कहते हैं, और अगर बेचने हो तो सेल प्राइस को कहते हैं। हाँ आप परचेज मार्केट से मार्केट प्राइस पे करें तो एक अलग बहस। मार्केट में पहुंचे तरह अगर आपने कोई चीज खरीदनी है तो आपको चीज कितने पे मिलेगी? जो उसकी मार्केट प्राइस होगी। हाँ कोशिश करेंगे थोड़ी सी कम करा लें, लेकिन अगर उसने कम कर भी दी तो इसलिए कम करेगा कि वही मार्केट वैल्यू है, या मार्केट वैल्यू से कम करके दे देगा। वो ज्यादा जानबूझ के मांगता है क्योंकि उसे पता होता है हमने पूरे देने तो है नहीं, हमने कम तो करवाना ही है। हम भी खुश हो जाते हैं कि हमने थोड़ा कम करवा दिया, वो भी थोड़ा सा कम कर देता, उतना नहीं करता जितना करना चाहिए। दोनों खुश हो जाते हैं। नहीं सोचे ना, मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बताएं आप चीजें किस पे बेचेंगे? मार्केट प्राइस से बेचेंगे। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में बैठे हैं, तो आप जिस प्राइस से बेच रहे होंगे वो मार्केट प्राइस होगी, लेकिन आपके एंगल से वो सेल प्राइस होगी, और जो खरीद रहा होगा वही उसे परचेज प्राइस का। तो लिस्ट प्राइस का वैसे मतलब यहाँ परचेज प्राइस है, लेकिन डेफिनेटली ये परचेज प्राइस ही यहाँ मार्केट वैल्यू होगी। क्या ख्याल? और ठीक है सर, अगला दोबारा पढ़े सेंटेंस। 10,20,000 के नए एसेट की प्राइस, ठीक है। पुराने एसेट की मार्केट प्राइस बताए। ना 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 पुराने एसेट की मार्केट प्राइस बताएं। गिवन नहीं, गिवन नहीं। 6,80,000 के जो पेमेंट हुई है, किसके अगेंस्ट पेमेंट हुई? न्यू मशीन की पेमेंट हुई 680। गौर से देखें, गौर से देखें, मैं इधर खड़ा हूं सर, आवाज इधर से। 8,70,000 के, लेकिन ये कब की कॉस्ट है? ये पुरानी कॉस्ट है, ये उस वक्त मार्केट वैल्यू होगी। उस वक्त किस वक्त? जब कभी खरीदी होगी। अब जरा इस क्वेश्चन को जो आपने पढ़ा है इसको साथ इस तरह करके देखो। इस डाटा में जो अभी देखा आपने, और जो डाटा अभी हम पॉइंट नंबर 2 में देखने लगे 271 पेज पे, इग्नोरिंग 5 मिलियन, आखिरी लाइन छोड़ दे, आखिरी लाइन छोड़ दे, उसने डेफिनेटली कैपिटलाइज होना, उसकी बहस अभी नहीं है। बताएं कोई ऐसी चीज इसमें है जो पेज नंबर 15 पे नहीं है और यहाँ है। 70 मिलियन जो यहाँ है 271 पेज पे, उसकी जगह वहां क्या है? ना ना गलत देख रहे हैं यार, क्या 70 मिलियन की जगह क्वेश्चन नंबर 15 और 15 में कौन सी फिगर है? ये एक एक करके जरा टिक लगाए दोनों तरफ। यहाँ 70 मिलियन दिया है, वहां कितना दिया था? 680। ठीक है, वहां जो 670 870 है, वहां का मतलब 15 नंबर सफा। पेज नंबर 15 पे ढूंढे 1020, तरतीब से चला जाएगा। 1020 उसकी जगह यहाँ की फिगर है, 1020 की जगह यहाँ की फिगर है। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 93 लग रही है। देखिए कौन सा 93 लग रही है, ऐसे ही। दोबारा वापस जाए पेज नंबर 15। 870 की जगह यहाँ क्या है? 870 क्या था और 40 यहाँ क्या है? कौन कौन से फिगर्स इस क्वेश्चन में पेज नंबर 271 पे टिक हो गई हैं? 70, 40 एंड 93। एक नई फिगर यहाँ है जो वहां नहीं है।
21 और इग्नोरिंग प्लीज 5 ना कह दीजिएगा, 5 ठीक गलत है। 21 एक फिगर ऐसी है जो यहाँ एक्स्ट्रा गिवन है और उस सवाल में गिवन नहीं है। वापस जाए सवाल में, बल्कि एक सेकंड सॉरी, ये 21 है क्या, ये ज़हन में रखे रहे। ओल्ड मशीनरी की मार्केट वैल्यू भी उसने बताई है इस पेज नंबर 271 वाले पेज पे, लेकिन उसने वहां बताई नहीं थी। अब यहाँ जरा रुक के हम पहले जरा एक्सचेंज ऑफ एसेट्स को थोड़ा सा मेरा ख्याल रिवाइज कर लें, जरा मुझे बता दीजिए मैं सही कर रहा हूँ। अब बताएं, मैं दोबारा पेज नंबर 15 पे हूँ। नए एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है? और सर जी नए एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है यार? 1020 है। उस एसेट के बदले हमने पैसे दिए कितने? अब कैलकुलेटर पकड़ो, 680। अब आप एक सेकंड के लिए सप्लायर बने, आपने अपना 10,20,000 वाला एसेट 6,80,000 पैसे लेके क्यों दिया? डिफरेंस है, डिफरेंस है। आपने पुराना एसेट जो दिया गया है, जो पुराना एसेट दिया गया उसकी मार्केट में वैल्यू फिर लगी कितनी होगी? वो गिवन नहीं थी, हमने कैलकुलेट कर दी। कैसे कैलकुलेट की? 10,20,000 का एसेट था, 6,80,000 पैसे दे दिए हैं, चेक से पेमेंट कर दी है, 3,40,000 क्यों नहीं दिया होगा? ओल्ड मशीन की वर्थ 340 होगी। सप्लायर ने क्या देखा होगा? हमने उसके सामने अपनी पुरानी मशीन रखी होगी, उसने मशीन देखी होगी, अपनी मशीन की कॉस्ट देखी होगी, और अगर 6,80,000 पैसों पे एग्री कर गया तो उसने हमारी पुरानी मशीन को कितनी वैल्यू दी होगी? 340 दी होगी। अब ये गिवन नहीं थी 340, ये हमने कैलकुलेट कर दी। इसका एक पुराना नाम था, कोई बता सकेगा? ये वर्किंग देखें जरा जो मैंने करवाई है, 10,20,000 माइनस 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 680। इस फिगर का एक नाम होता था, प्लीज होता था बेनिफिट ऑफ द ओल्ड एसेट, ट्रेडिंग अलाउंस। ओल्ड एसेट की वजह से हमें कितने रुपए का फायदा हो गया? अब ये 340 बनता है, ये 340 जो बनता है इसको ज़हन में रख के जरा पेज नंबर 271 पे बता। अब जो फिगर उसने जो फिगर अभी आपने कैलकुलेट किया 340, उसको अगर हम गौर से देखें तो शायद उसकी जगह 21 उसने खुद बताया है। अगर फर्ज करें, एक सेकंड के लिए बोर्ड को देखें, ये 21 तो कैलकुलेटर जरा पकड़। अब सेम प्रिंसिपल रिपीट करेगा, 93 मिलियन ढूंढे, 93 मिलियन का नाम बताएं। न्यू मशीनरी की फेयर वैल्यू मीन न्यू मशीनरी की कॉस्ट है, इतनी वर्थ उसकी लग रही है। 93 मिलियन की ये नई मशीन, नया इक्विपमेंट है, इसके अगेंस्ट हमने पैसे कितने दिए? तो अगर हमें ये 21 मिलियन ना पता होता तो हम 23 मिलियन को अज्यूम करते कि ये हमारी पुरानी मशीन की मार्केट वैल्यू लगी है। मैंने किसको किससे कंपेयर किया? कॉस्ट माइनस कैश पेड, ट्रेड इन अलाउंस मींस बेनिफिट ऑफ द ओल्ड एसेट। 93 मिलियन का एसेट है, हमें उसके अगेंस्ट 70 मिलियन देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि 23 मिलियन का हमें बेनिफिट नजर आ रहा है। लेकिन एग्जामिनर ने हमें अब क्या बता दिया है? अब ये 21 मिलियन को जरा हाईलाइट कर लें आपकी तरफ। नहीं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और ये तो शायद हमें ज्यादा आराम से समझ आ जाएगा अगर हमने गौर किया। लेकिन व्हाट इज द न्यू थिंग जो वहां नहीं थी जो यहाँ है? अब ये बस फाइनल कर लें। हमें वहां ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू नहीं पता थी, वो हमने खुद कैलकुलेट की होगी, यकीन उस जमाने में आपने रिवाइज भी किया था। और यहाँ हमें ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू भी उसने बता दी। अब मेरा जरा क्वेश्चन दोबारा सुन लें, बाकी डेफिनेटली इन फिगर्स में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों है, उसका क्या करें, वो इंशाल्लाह अभी आप ही मुझे बता दें। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने क्या क्या देके, कितना कितना क्या क्या देके क्या लिया है? 70 मिलियन कैश देके, ओल्ड ओवर एसेट कितने वाला देके, 21 मिलियन मार्केट वैल्यू वाला एसेट देके, नहीं 93 वाला इक्विपमेंट रहते, नया इक्विपमेंट कितना कैश दिया? 70। पुराने एसेट कितने वाला दिया है? 21, वो हमें क्वेश्चन बताया हुआ है। इन अदर वर्ड 70 प्लस 21, 91 मिलियन वाली चीजें देके हमें यकीनन 93 वाला एसेट मिला है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये है कि हमें नया एसेट पड़ा कितने का है? 93 वाला 91 का पड़ा है, या 93 वाला 90 पे ही पड़ा है, 93 पे ही पड़ा है? अगर हमें 21 ना पता होता,
हम यही अज्यूम करते हैं कि 70 दिया है, 23 ट्रेड एंड अलाउंस होगा, तो 93 वाला एसेट 93 का ही पड़ा है। लेकिन अब यहाँ से लग ये रहा है कि 70 मिलियन कैश दिया, पुराने एसेट की वर्थ 21 मिलियन थी, इट मीन शायद हमने निगोशिएट कर रखा के 2 मिलियन बचा लिया है। 93 का ही अब हमें एसेट पड़ा है या 91 मिलियन का पड़ गया है? हम इस नतीजे तक कैसे पहुंच सके? हमें ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू पता है, अगर ना पता होती तो हम यही अज्यूम करते हैं कि बैलेंसिंग फिगर मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट होगी, तो यकीनन 93 मिलियन का ही एसेट है। लेकिन हमें लग रहा है कि नेगोशिएशन के रिजल्ट में 91 मिलियन पे पड़ा है। हमारा क्या क्या गया, दोबारा सोचो। 70 मिलियन कैश गया है, ओल्ड एसेट्स 21 मिलियन मार्केट वैल्यू वाला गया है, तो इसका और उसके बदले हमें नया एसेट मिल गया है, विच मींस हमें 93 का नहीं पड़ा, हमें कितने का पड़ा है? तो हमें 91 मिलियन का पड़ा, तो बाकी अभी 2 मिलियन है। क्या ये कुछ सेटलमेंट डिस्काउंट है? ये बीच में कहां से वर्ड आ गए? सेटलमेंट डिस्काउंट से क्या होती है, रेशियोज में काफी डिस्कस होती है, वो तो अर्ली पेमेंट की वजह से होती है, तो यहाँ ये पेमेंट की वजह से शायद नहीं है, ये निगोशिएशन डिस्काउंट है। और निगोशिएशन डिस्काउंट शायद ट्रेड एंड अलाउंस का भी आपने वर्ड सुना, वो उसी वक्त नेट रिकॉर्ड हो जाता है सर। इट मींस अब 93 हम रिकॉर्ड करके 2 मिलियन की कोई अदर इनकम नहीं बनाएंगे, हम एसेट ही कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? नेट 91 पे रिकॉर्ड। ठीक है सर, तो बात मेरी समझ आई किसी को? व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन? ये 21 पे मैंने सर्कल लगाया, आप भी सर्कल लगाए, और इसको जरा लिंक कर लें, जब भी कभी दोबारा इधर आए तो एक दफा दोबारा पेज नंबर 15 पे जरूर जाना है। दिस अमाउंट वाज नॉट गिवन इन this amount was not given in question number 1 of page 15. Point number 2. अब पिछली जितनी चीजें हो गई हैं इकट्ठी, ये सारी अब दोबारा क्वेश्चंस में आनी है, तो जहां 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 प्लीज मैं आपको कहूँ, रिक्वेस्ट करूं, तो रिक्वेस्ट ही करना चाह रहा हूँ यार, तो प्लीज कंपलसरी है, वरना इसी तरह मेरे देखेंगे गुस्से से जैसे पहले दिन देखते थे, तो ये गुस्सा प्लीज कम हो सकता है जी। जरा फाइनल कर ले, जरा बता दे नया एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा? कैसे? 70 जमा 21 91। अब आ जाए 5 आखिर में देखो, 91 उसकी अब हमारी कॉस्ट बन गई, लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन फाइनली प्लस होकर फिर 96 टोटल हो जाएगा, और बाकी जो 2 है वो अब जहन से निकल जाए। एसेट बड़ा 91 का और 5 ऐड करके 96 हो जाएगा, तो इसकी अभी डेफिनेटली वर्किंग करते हैं, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही एक तो नया एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा 96 पे, और जरा हिम्मत करें थोड़ी, जरा ओल्ड एसेट की डिस्पोजल होगी, ओल्ड एसेट की डिस्पोजल होगी, स्केड्यूल जहन में लाएं जरा। स्केड्यूल में कॉस्ट क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर्स अलग बन रहे होते हैं, इकट्ठे बन रहा होता है, पहले ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आती है, फिर क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, तो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे करो तो डिस्पोजल की एंट्रीज बता देंगे जरा। एसेट किस अमाउंट पे क्रेडिट होगा? नहीं, अब कैश वाला नहीं, एक्सचेंज वाला है, तो इसकी कंपाउंड एंट्री भी लिख लेंगे अगर लिखेंगे। अब सिर्फ ये बता दें मुझे, एसेट कितने से क्रेडिट होगा? कॉस्ट पे होगा या WDV पे होगा या फेयर वैल्यू पे होगा? कॉस्ट पे होगा, फिगर ढूंढ के बताएं। 40 कॉस्ट पे क्रेडिट होगा, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कब से लेके कब तक की डेबिट होगी? 1 जुलाई 16 से लेके 1 सितंबर 18 तक। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? नो डेप्रिसिएशन भाईजान, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट्स क्रेडिट है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और ये कैश के अगेंस्ट डिस्पोजल नहीं है, ये एक्सचेंज के अगेंस्ट डिस्पोजल है, इसका मतलब वाकई नजर नहीं पड़ी, ये कंपाउंड एंट्रीज बनती है, लेकिन मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा, बाकी फिर वर्किंग करते हैं। और डेफिनेटली डेप्रिसिएशन चार्ज होनी ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी सर, तो कौन सा मेथड अभी नीचे चलता है? तो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान में रखना, नंबर 1 ओल्ड एसेट की डिस्पोजल होनी है और नए एसेट की एडिशन, नए एसेट की एडिशन होनी है और नए ओल्ड एसेट की डिस्पोजल होनी, बाकी दोबारा फिगर्स लिखते हुए रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा है, सॉरी पॉइंट नंबर 3।
बोरिंग कॉस्ट थोड़ी जेन में है, देख लेते हैं ये डेफिनेटली फाइनली एसेट जितने पे कैपिटलाइज होगा मींस 96, उसी पे फिर फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगा। नंबर 3 में on 1st January 18 ML commenced construction of a manufacturing plant. The whole process of assembling and installation was completed on. However, the work was stopped from due to आना चाहिए सर ज़हन में कुछ सस्पेंशन है या सीज है? ये सस्पेंशन है, दरमियान में है। किन दो डेट्स के दरमियान में ये डेट? जनवरी से अक्टूबर के दरमियान में थी, अगस्त में कुछ नहीं, 15 दिनों का मसला, हाफ मंथ। The total cost of 660 million incurred on the plant was paid as under. I hope कि यूज़ इन चीजों से। पेमेंट्स, पेमेंट डेट्स, अमाउंट्स नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेमेंट। जी डिटेल ऑफ पेमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक नेक्स्ट पैराग्राफ जरा कंप्लीट करें। Plant was financed through a bank loan. 500 million obtained on 1st March 18. The loan carries a markup at the rate of. Surplus funds available from loan were invested in a saving account. And क्या खुद ही उसने बता दिया है। दोबारा पैराग्राफ पढ़े, कौन सा लोन लग रहा है, लिखा नहीं हुआ उसने वर्ड, लेकिन बहुत से क्वेश्चन आपने करनी हुए हैं जिसमें समटाइम वर्ड यूज नहीं करता। प्लांट के लिए पैसे कहां से आए, ये कहां से, कौन से वर्ड देखकर मैंने ट्रांसलेशन किए? प्लांट वॉज फाइनेंस थ्रू, प्लांट के पैसे कहां से आए? बैंक लोन से। कब हासिल किया? उसका रेट दिया हुआ है और सरप्लस फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो फिगर उसने कैलकुलेट कर दी है। अगर एक ही सोर्स हो तो फिर टेबल की जरूरत नहीं है। डिटेल ऑफ पेमेंट्स बनाते थे, लेकिन वो कब बनाते हैं? जब एक से ज्यादा हो जाए, स्पेसिफिक जर्नल या ओन फंड्स हो जाए, अगर हो जाए कम से कम फिर टेबल की जरूरत है। वरना यहाँ तो स्टेट में अगर कौन सा वैसे लोन है तो सिंपली हमारे दिन में फॉर्मूला आना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, और इंटरेस्ट इनकम और भी आपने कैलकुलेट करवा दो। लेकिन वैसे इसका हमारे क्वेश्चन पे क्या इम्पैक्ट है? पिछले पेज वापस क्या बना रहे थे? मैंने नहीं नोट्स बना रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोट्स में कहाँ गए? क्या ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है सर? तो इसमें जो खर्चा हुआ है वो एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे प्लस बोरिंग कॉस्ट, इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कंप्लीशन डेट होने कहीं, क्या फिर कंप्लीट होने के बाद कोई डेप्रिसिएशन का भी डिसीजन होगा? प्रॉपर्टी प्लांट ये जा रहा, खर्चा हुआ है, लेकिन ये बनाया जा रहा है, प्लांट बनाया, एक्सपेंडिचर्स प्लस बोरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और जब अवेलेबल फॉर यूज हुआ है तो फिर उसकी 2 महीने की शायद डेप्रिसिएशन, वो भी नहीं बनते। कौन सा 2 महीने? अवेलेबल फॉर यूज कब से होगा? कंप्लीट होने के बाद ही होगा ना। चलो आने पहले पॉइंट पूरे करें। नंबर 4, on 31st December 18, the revalued amount of office building was assessed at 178 million by precise valuer and independent firm. किस डेट पे रिवैल्यूएशन हो रही है? ईयर एंड पे, शुरू में। Other relevant details are as follows. Office building, state line, 20 पे स्टार्ट लगा हुआ है at the date of last evaluation, और एंड में लिखा हुआ subsequent measured evaluation. ऑफिस बिल्डिंग किस मॉडल पे है? रिवैल्यूएशन मॉडल I16 की आज बात हुई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बीच में नहीं आई शायद। 20 इयर्स लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड था, इक्विपमेंट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रेट 20% है, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मॉडल कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट मॉडल है। आगे पढ़े, अकाउंट्स फॉर द रिवैल्यूएशन ऑन net replacement value method and transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earnings on annual basis. मेरा ख्याल है कि अब इन चीजों को एक्सप्लेन करने का जमाना मेरे लिए खत्म हो गया, आपकी तरफ शिफ्ट हो गया। दोनों लाइंस का जल्दी से मतलब बता दो।
एलिमिनेशन की एंट्री होनी है और सरप्लस एनुअल ट्रांसफर। रजिस्टर खोलें, बिस्मिल्लाह पढ़ा। सही तरह पढ़ने से भी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है और ठीक ठाक प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। ये फर्स्ट पेज पे पहले फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। बिजनेस नेम, मंडे लिमिटेड, जी ऑनेस्ट में साथ है ना। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, notes of financial statement for the year ended, for the year ended 31st December 15 or 18, comparative बनाना, comparative रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ एक ही साल की बात है जी। नेक्स्ट हेडिंग लिखवाना, अब क्या बनाना, नहीं मतलब आपको हेडिंग बनेगा ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक हेडिंग लिखी, उसका स्केड्यूल बना, नहीं अभी ग्रॉस करें पे आते हैं हेडिंग को जी। रुपीज एंड मिलियंस बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, रुपीज एंड मिलियंस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जी आप बताएं क्या करना है। नहीं यार अभी ग्रॉस करेंगे अमाउंट, पहले कॉलम तो बनाए, कुछ कॉलम्स बनाए, कॉलम्स के नाम रखें, सवाल देखें कितने कॉलम बनाएंगे, कौन से 3, ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट ऊपर ब्रॉड डाउन में आ रहे हैं, लेकिन प्लांट शायद कंस्ट्रक्ट हुआ है, एक ऑफिस बिल्डिंग का कॉलम हो जाएगा, इक्विपमेंट का हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हो जाएगा। रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट देख लिया करें, टोटल भी उसने कहा कि ना बनाए, कंपैरेटिव तो कह रहे ना बनाए, लेकिन टोटल फिर बनेगा यार, अनलेस क्वेश्चन में वो कह रहे टोटल नहीं बनाए। प्लीज यार बताएं कितने कॉलम बनेंगे, कौन कौन से यार, बोल दे यार प्लीज, बोल यार क्या हो गया प्लीज यार, लेफ्ट साइड पे जगह छोड़ दे हेडिंग्स के लिए, और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वगैरह जो ओपनिंग बैलेंस सब बता रहे थे। ऑफिस बिल्डिंग, नेक्स्ट वन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट और न्यू इक्विपमेंट अलग अलग नहीं क्यों? हाँ जी, क्लास कितने कॉलम होते हैं, जितने एसेट्स की, ये क्लासेस क्या है चीज है, जितने एसेट्स के डिफरेंट नेम्स है, जो ओल्ड है न्यू इक्विपमेंट है वो तो इसी कॉलम में आ जाएगा ना, एडिशन डिलीशन के तौर पर। जितने एसेट्स नहीं है, जितने एसेट्स की, हमें कैसे पता चलेगा क्लासेस कौन सी, हमें पता है सर, एसेट्स डिफरेंट नेम्स है, व्हीकल को अलग क्लास है सर, व्हीकल अलग क्लास है सर, फर्नीचर अलग क्लास है, जो डिफरेंट नेम्स है वो अलग क्लास है। लेकिन अगर एक से ज्यादा फर्नीचर आइटम्स खरीद लें आप, तो टेबल चेयर, टेबल का अलग कॉलम, चेयर्स का अलग कॉलम, फर्नीचर के कॉलम में आ जाए। ये टोटल क्यों बनाया है? एक से ज्यादा अगर क्लासेस हो तो टोटल बनता है, अनलेस एग्जामिनर कहते हैं टोटल बनना, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़े। स्टार्टिंग लाइन, प्लीज टेक इट एज रबियन, रबियन प्लीज। सुना आपने टुसुकी फाइनल की है? थोड़ा सा रह गया। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वन लिखा, जाती कर रहे हैं सर, अगर आप हिम्मत नहीं कर रहे
जब चीजें सारी डिस्कस हो जाए तो कंप्लीट करना प्लीज आपका अपना काम है। आंसर अवेलेबल तो है, हो गए। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट स्टार्ट करवाएं सर, छोड़े हम गाना, ये तो हमारे लिए एक मजाक ही बन गया टसूकी, इसको ना बना लीजिए, जल्दी करें, इसे खत्म करके उठे आज। स्पीड अप हो रही, स्पीड अप, इसमें 2-3 एडजस्टमेंट ऐसे ही तो मुझे समझानी पड़नी है। तेज हो रही, कहाँ से शुरू करो? डेट बोले, बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन लिखते थे या ओपनिंग लिखते थे? लिखे जी ओपनिंग। अगर कंपैरेटिव बनाना होता तो किस डेट से शुरू करते? ये गलत जवाब दिया आप लोगों ने। अगर कंपैरेटिव बनाना भी होता है यहाँ तो वो इस तरह नहीं बनता जैसा चेंजेस इन इक्विटी में बनता है। यहाँ 18 का पहले पूरा बनना था, 18 से शुरू होना था, और अलग टेबल बनना था 17 का। चेंजेस इन इक्विटी का स्टार्ट कर रहे हो तो वो कंपैरेटिव ईयर से स्टार्ट हो जाती है और एंड तक आ जाती है। लेकिन अगर आपने स्केड्यूल बनाना हो तो पहले करंट ईयर का बनेगा, फिर कंपैरेटिव ईयर का, जिस तरह टसूकी में बना। नहीं, यकीन माने बना, किसी ने भी नहीं बनाया। अच्छा, वहां आमने सामने इस सवाल के सोल्यूशन में बना हुआ था। उसकी वजह ये थी कि टोटल का कॉलम अवेलेबल नहीं था, तो उसने कहा था रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपसे नहीं बना होगा। आपसे कैसे बना? आमने सामने बना दी, देखे ओपनिंग बैलेंस नहीं पाए। ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, और मैंने भी तंग कर ही जाना। सुकी जब तक आपका फाइनल नहीं हुआ, बल्कि आपने लोगों ने मुझे आंसर देना था यार। तो सुकी का फाइनल ये हुआ था कि आपने मुझे उसका आंसर अपने पेज पे सॉल्व करके देना। तो या तो दे दें, वरना ये रोज मजाक होगा। ये मंडे मैक्सिमम है जी, और अगर ना हुआ तो फिर मोबाइल दे दीजिएगा। मेरे ख्याल कोई एक चीज रख लें यार, मेरा कोई फायदा नहीं, मैं सफे वापस कर दूंगा, देख के वापस कर दूंगा, मतलब मैंने उसे कहीं इधर उधर भी नहीं बेचना, सफे भी वापस कर दूंगा, दे दीजिएगा। मोबाइल का हो सकता है, फिर डिसीजन ले लो, वो स्टैंडर्ड भी लेना। ओपनिंग बैलेंस शीट कौन है, फटाफट लिखा फुल कंसंट्रेट, छोड़ दे सारी बहस जी। व्हाट इज 240? अच्छा, वैसे अब डेटा देखें, मुसलसल देखें, इर्द गिर्द आते जाए। ये ऑफिस बिल्डिंग की, ऑफिस बिल्डिंग का नहीं, कॉस्ट नहीं है, ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे ऐसे ही। तो 240 मिनट ठीक है, जो भी रिवैल्यूड अमाउंट ये कॉस्ट है। इक्विपमेंट कितना? 190। ये कॉस्ट ही क्यों होगी? नीचे पॉइंट नंबर 3 में जाए, पॉइंट नंबर 3 नीचे है। प्लांट के ओपनिंग में डैश क्यों लगाया मैंने? इसी साल बनना शुरू हुआ, इसी साल अभी बनना शुरू हुआ, बनेगा शायद। टोटल कर दो 430। स्पीड अप हो जाएंगे। डाटा जरा सारा देख लें, यकीनन प्लांट में भी एडिशन है, इक्विपमेंट में भी है प्लांट में, इक्विपमेंट में है सर, इक्विपमेंट में भी है, प्लांट में भी हो जानी है, उसकी वर्किंग करनी पड़नी, वो जो ऐसे प्लांट बन रहा है उसकी जो कॉस्ट है एडिशन नहीं आएगी। रिवैल्यूएशन है पॉइंट नंबर 4 में, लेकिन रिवैल्यूएशन कब है? ईयर एंड पे। तो मेरा ख्याल है पहले एडिशन डिस्पोजल लिख लें, एंड में फिर शायद उसकी एलिमिनेशन वगैरह की स्टोरी चलानी पड़नी। कंसिडरेट कीजिएगा सर, बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूँ। एडिशन बताएं जी, फाइनली इक्विपमेंट में कितने से करो? 90। दोबारा पढ़ना, दोबारा पढ़ना, बता दें बता दें बता दें। इसकी वर्किंग लिख लें। 70 क्या था जो पेमेंट की थी? 21 क्या था जितने का एसेट दिया था? 91 तो यहां तक बना है, 96 कैसे बनवा दिया आपने? 5 कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन प्लस होगी। ऑफिस बिल्डिंग में ढूंढने कोई एडिशन, एडिशन का वैसे मीनिंग क्या है? तो नया एसेट खरीदा हो, तो नई चीज, नया एसेट खरीदा या बनाया, तो बिल्डिंग में एसेट कोई एडिशन नहीं है शायद, डैश लगा रहा हूं। प्लांट में कोई एडिशन, प्लांट में कोई एडिशन,
पॉइंट नंबर 3 में आए, है कोई एडिशन? पॉइंट नंबर 3, प्लांट खरीदा है या बनाया है, बनाने पे खर्चा कितना हुआ है, गिवन है, गिवन इतना मुश्किल डाटा नहीं है, दिया हुआ है शायद कहीं। 660 ढूंढे जरा, पेमेंट की डिटेल्स भी दी हुई, टोटल कॉस्ट बताई हुई है 660, लेकिन इस 660 में शायद कुछ ऐड होना, क्या ऐड होना, ये स्केड्यूल के लिए सफा छोड़ दें और मेरे ख्याल डिस्क्लोजर भी बनाने, नेक्स्ट पेज का हाफ छोड़ दें वर्किंग में। कॉस्ट ऑफ प्लांट, जहन में लाइन करनी चीजें, कैसे, बिल्कुल सही वर्ड आया, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर्स का वैसे टोटल किया हुआ है, लेकिन अगर करना चाहें तो कर भी शायद सकते हैं, चेक करना, पेमेंट डिटेल्स भी दी हुई उसमें, 140 टू 14 660, ठीक है। प्लस क्या जहन में आता है, ये मुबींद्र देखा, ये चार्जिंग केबल नहीं चल गया, सॉरी चल गया, ठीक। ये एक्सपेंडिचर प्लस आगे लिखे बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, borrowing cost to be capitalized, ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड में सबसे पहली चीज बताएं क्या जहन में आनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बताएं जी, आपने नहीं बताया, वो तो उसने बताया। सबसे पहली चीज बोरिंग स्पेसिफिक है या जनरल है, बताएं कौन सी है? दोनों है, अगर होती तो फिर टेबल बनना था और फिर स्पेसिफाई करना पड़ना था कौन सा खर्चा कहां से हुआ, तो अगर एक ही है तो शायद टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हेडिंग देखें, स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट इसी प्लांट के लिए लोन लिया है, अनलेस वो बता दे कि जी ये लोन जो है किसी और पर्पस के लिए भी यूज होता रहा। जी अब अगर स्पेसिफिक है तो अगली चीज क्या जहन में आनी चाहिए? हाँ जी, अब फार्मूला जहन में आना चाहिए, स्पेसिफिक में एक फार्मूला, क्या फार्मूला? इंटरेस्ट इनकम चाहिए, इन्वेस्टमेंट इनकम चाहिए, बस दो चीजें चाहिए, इंटरेस्ट इनकम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, इंटरेस्ट इनकम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम लेस होनी है, लेकिन पर इसकी वर्किंग करना, इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है? ना ना, अब यहाँ इस ये भी हेडिंग है, इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, अब ये भी हेडिंग है, इसमें क्या करते हैं? ना ना ना, इसमें बिल्कुल नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन की वर्किंग के लिए कौन से वर्ड जहन में आना चाहिए? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय, रिपीट करने क्या क्या चाहिए? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटलाइजेशन रेट, नो कैपिटलाइजेशन रेट, वो कब, जनरल बोरिंग का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड, स्पेसिफिक है तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन इनटू रेट, और अगर एक से ज्यादा स्पेसिफिक लोन होंगे तो ज्यादा वर्किंग होगी, और इनटू टाइम पीरियड। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन किसे कहते हैं? वो लोन जो कुछ अरसा चेंज है, वो लोन जो कुछ अरसा कांस्टेंट है, तो अब आपने लोन ढूंढना, ढूंढे जी लोन 500 मिलियन ढूंढे, अब क्या करें? अब ये ढूंढे, नहीं नहीं, अब ये नो बेटा वो दूर जा रहा है, पहले अब ये ढूंढे, अब ये ढूंढे, अब ये ढूंढे कि ये लोन कब से कब तक आउटस्टैंडिंग रहा, हिम्मत जवानो हिम्मत,
1 मार्च को लिया है और ईयर एंड तक एज इट इज रहेगा, कोई इसमें पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं। 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक आउटस्टैंडिंग रहा है, इसमें कोई रीपेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन अब जरा डाटा में देखें, पिछले पेज पे जाके, अब क्या जहन में लाना है? ओ बेटा वो तो बात की बात, अब कमेंसमेंट डेट पहले जहन में लाना। किस डेट से बोरिंग कॉस्ट की अब कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होनी है? 1 जनवरी से, 1 मार्च से, 1 मार्च से एक्सपेंडिचर तो स्टार्ट हो गए हैं 1 जनवरी को, 1 फरवरी को बल्कि नीचे टेबल में, लेकिन लोन ही कब आया? 1 मार्च। तो 1 मार्च से बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। कब तक कंटिन्यू रहेगी कैपिटलाइजेशन? आउटस्टैंडिंग तो ये पूरे 12 महीने रहा है, लेकिन मार्च से लेके दिसंबर या अक्टूबर तक, जब एसेट कंप्लीट हो गया, सीज डेट कब आ जाती है? व्हेन द एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट। उसके बाद अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है, प्रॉफिट लॉस में जाएगी। हमने सिर्फ कैपिटलाइजेशन ढूंढनी है, तो 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर या 31 अक्टूबर पे सीज डेट आ गई। लेकिन अब एक और मसला, ढूंढे कमेंसमेंट डेट रिपीट कर देनी कौन सी है? 1 मार्च, सीज डेट 31 अक्टूबर। अब इन दो डेट्स के दरमियान में कोई मसला तो नहीं है? 15 दिन सस्पेंशन है, ये नेसेसरी सस्पेंशन है। कितने अरसा सस्पेंशन रही? अब फाइनल करने का गिन के बता दें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है। 8 यार, आधा निकल गया यार, आधा निकल गया। कौन सा आधा? अगस्त का हाफ, 16 से रिमेनिंग हाफ। पूरी फिगर्स बोले क्या वर्किंग करो? 500 मल्टीप्लाइड बाय 18% मल्टीप्लाइड बाय 7.5 जरा एक्सप्लेन करने, 8 माइनस 0.5 हाफ मंथ और डिवाइड बाय 12। और ये कब से कब तक है थोड़ा एक्सप्लेन करना। मार्च टू अक्टूबर excluding 15 days of August। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी आपसे, या चले पहले अमाउंट बताओ। 56.25। ये पूरी जो वर्किंग अभी आपने करवाई मुझे, इस पूरी लाइन में अपने रजिस्टर पे आपने नोट कर ली हुई है, ये लाइन ध्यान में रखें और पेमेंट्स की डिटेल देखें। इस वर्किंग को करते हुए अपने पेमेंट्स को तो कंसिडर ही नहीं किया, वो कभी भी हमने नहीं किया, हमने जिंदगी में कभी नहीं किया। ये काम करते हुए आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, स्पेसिफिक लोन के पे ये वर्किंग करते हुए हमने कभी पेमेंट्स को नहीं देखा। ये हमने क्या ढूंढना होता है? लोन कब लिया, कब तक रहा, कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा, कमेंसमेंट क्या थी, सीज क्या था, और अकॉर्डिंगली बीच में सस्पेंशन रहा या नहीं। लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, लोन का रेट और उसका टाइम पीरियड। तो पेमेंट डिटेल्स को कब देखते हैं वो मैं जरा याद करवा देता हूँ। अब नेक्स्ट हेडिंग बताएं, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। हाँ जी, इस केस में अब इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है, कितनी गिवन है? 17, और डेफिनेटली गिवन है तो फिर हमें ऐसी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर ने बता दी। लेकिन एक सेकंड के लिए लेट्स अज्यूम ये गिवन ना होती, तो फिर इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट होती किस पे? सरप्लस फंड्स पे, एक्सपेंडिचर्स पे। सरप्लस फंड्स पे है। सरप्लस फंड्स का मीनिंग बता, जो बच गए हैं पेमेंट के बाद, जो बच गए हैं वो कैसे करते हैं? रिवाइज कर लेते, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। लोन कितना लिया था, किस दिन लिया था, डाटा में है, पेमेंट्स की डिटेल आप देखेंगे, पेमेंट डिटेल्स अब भी सही देखिएगा काइंडली।
एक फिगर का खतरा मेरे। पहली पेमेंट किस दिन हुई है? ये 140 मिलियन कहाँ से पेमेंट हो ही नहीं सकती लोन से। तो ये कोई अपने पैसे इस्तेमाल किए गए होंगे, कोई अपने किए गए होंगे, उसमें से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो लोन आ ही नहीं था। तो 500 मिलियन में से पहली कौन सी पेमेंट हो सकती है? तो 14 वाली। लेकिन फिर भी बच जाएंगे। तो ये जो बच जाएंगे ये कब तक बचे रहेंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो यकीनन सरप्लस फंड्स की कैलकुलेशन में फिर पेमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पेमेंट कब हुई है ताकि कितने फंड्स बचे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन पे वर्किंग करते हुए हमें पेमेंट्स की जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 हमें पेमेंट्स की जरूरत पड़ती है सरप्लस फंड्स की कैलकुलेशन में। और नंबर 2 द जनरल बोरिंग्स में लाएं। जनरल बोरिंग्स का फॉर्मूला क्या है? वहां हमें ये देखना होता है कि कौन सा खर्चा जनरल में से हुआ है। तो वहां भी हमें पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट इनकम और स्पेसिफिक लोन की वर्किंग करते हुए सिर्फ लोन और उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस को देखने की जरूरत पड़ती है। तो हमें यकीनन पेमेंट डिटेल्स देखनी पड़ जानी थी अगर हमें इन्वेस्टमेंट इनकम की इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना होती। यही मेन चीजें हैं जो आप सही जहन में सेट हुई होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए अभी बोला है क्योंकि जब आप बता रहे थे मुझे तो आपने पेमेंट्स का जिक्र किया। 500 मिलियन के लोन में से पेमेंट माइनस करना, क्या पेमेंट होने से लोन कम हो जाएगा? कैश कम होगा। लोन कब कम होगा? जब रीपे होगा। तो लोन रीपे नहीं होगा। लोन का लेजर जेल में लाएगा दोबारा 500 मिलियन की एंट्री बोलना जब लोन क्रेडिट। और अब लोन पे फोकस रखें। लोन 500 मिलियन ही रहा है। हाँ कैश यकीनन कम होता रहा लेकिन कैश विल इफेक्ट द इन्वेस्टमेंट वो अकॉर्डिंगली बैलेंस इस्तेमाल होने से सरप्लस फंड्स कम हो जाए। तो लोन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर 10 मंथ से वैसे असूलन 1 मार्च से 31 दिसंबर। लेकिन आखिरी 2 महीने सस्पेंशन के बाद है और 15 दिन सॉरी सीज के बाद है आखिरी 2 महीने और 15 दिन सस्पेंशन रहेंगे। तो फाइनली जो 7.5 मंथ्स है उनकी बोरिंग कॉस्ट अप्लाई होगी। आई होप कि कुछ रिवाइज हो गया। ऐसे ही हुआ था ऑक्टागॉन में। नेट आंसर बताइए। 39.25 और सब कुछ देख के टोटल कर दें। ये इसका नाम बन जाएगा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड और फाइनली टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट किस किस को सम कर लेंगे अब आप लोग? एक्सपेंडिचर 660 थे प्लस बोरिंग कॉस्ट। तो आंसर इज इक्वल टू हो गया 699.25। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 699.25 टोटल कॉस्ट? इतने से अब हमारे एसेट में इजाफा हो रहा है। आज स्केड्यूल में लिखेंगे वैसे एक प्लांट में एडिशन हो गई है। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट? 699.25 लिखे अपने हाथों से। इसको वर्किंग 1 कह लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए प्लीज एंजॉय कर सकते हैं सर। यहाँ तक ये जितने टॉपिक्स हुए थे इसको यहाँ तक इकट्ठा करने का मकसद ही था चीजें मिक्स होने वाला। तो अब आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर टिश्यू की फाइनल होता टोटल 699.25 और टोटल हो सकता है सर 795.25। ये हिम्मत जारी रखें। डिस्पोजल या डिलीशन विच एवर यू वांट टू से। एनी डिस्पोजल एनीवेयर। गेम ऑन कर दें सर। ऑफिस बिल्डिंग में कोई डिस्पोजल डैश लगाएं। इक्विपमेंट में कोई डिस्पोजल। फाइनल फिगर ढूंढ के बताएं यहाँ डिस्पोजल की कौन सी फिगर आनी। ना करो यार, ना करो मेरे भाइयों, ना करो यार, बस कर दो यार। ढूंढे ढूंढे ढूंढे। या डिस्पोजल किस पे रिकॉर्ड होती है या किस पे? बोल दे आज वर्ड देखी जाएगी। या कॉस्ट पे या डब्ल्यूडीवी पे। कब कॉस्ट पे कब डब्ल्यूडीवी पे? अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सेपरेट लेजर्स नहीं है तो डब्ल्यूडीवी पे। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सेपरेट लेजर है तो कॉस्ट पे कभी भी मार्केट वैल्यू पे नहीं। 21 जिन हजरात ने बताया प्लीज को ठंडे दिल से सोचें। हमारी बुक्स में एसेट मार्केट वैल्यू पे आ रहा होगा।
या किस पे आ रहा होगा, या किस पे आ रहा होगा, या उसी कॉस्ट पे आ रहा होगा जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा था, क्योंकि बाद में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बना लिया, और या डब्ल्यूडीवी पे आ रहा होगा, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होगा। क्या हमारी बुक्स में डिस्पोजल के वक्त एसेट मार्केट वैल्यू पे आ रहा होगा? मार्केट वैल्यू पे आप बेचेंगे, उससे कोई गेन लॉस होगा। हमारी बुक्स में या किस पे, या किस पे? If no separate ledger of accumulated appreciation, if no separate ledger, then asset account should be at WDV, and if there is a separate ledger, at a cost. ये सारी बहस. What is 21? Cost. Fair value means market value, लेकिन कब की? अब की, इस वक्त की. इससे कोई गेन लॉस का पता चलेगा या इससे एसेट क्रेडिट को करने का पता चलेगा? इससे कोई गेन लॉस का पता चलेगा. तो कितने से प्लीज? डब्ल्यूडीवी से क्यों नहीं? सेपरेट वर्किंग्स हो रही है, पहले कॉस्ट आनी है, फिर नीचे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेता आनी. किस एंट्री की बात कर रहा था, किसी को पता? डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट एट कॉस्ट. पहली दफा ये लिखे 40. या किस पे, या किस पे? कब किस पे, कब किस पे? वाई एट कॉस्ट. कॉस्ट की बात हो रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात अभी नीचे आनी. आई होप कि याद रह सकता है. कहाँ डैश लगा दें? प्लांट में. कहाँ टोटल कर लें? टोटल में. गेम आगे बढ़ा दें. क्लोजिंग निकाल लें. क्लोजिंग निकाल लें. सवाल देखें, सवाल देखें. क्लोजिंग निकाल लें. अभी क्या मसला है? पॉइंट नंबर 4 में आ जाए. फिर रिवैल्यूएशन तो नहीं हमारा इंतजार कर रही. आ जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ना है. ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आ गए. हेडिंग लिखे रिवैल्यूएशन. किसकी रिवैल्यूएशन? पर्सन साइलेंट हो गया. वैल्यूएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग. मेरे सवाल इतने होते हैं, मतलब किस इसका जवाब दे. कम से कम कोई एक सवाल तो ऐसा जरूर हर रोज क्लास में होना चाहिए जिसका आपने जवाब दिया. आपको सारे का जवाब देते हैं. किस दिन हो रही रिवैल्यूएशन? एज ऑन 31 दिसंबर. फुल कंसंट्रेट. आज फिर आई 16 आ रहा है, फिर रिवैल्यूएशन आ रही है. आखिर कब तक? बस काफी हो गया. नहीं आने नहीं, ये तो आई जानी है. आखिर कब तक बोर्ड से देख के लिखेंगे? आज फिर नहीं, सोच के कम से कम लिखना शुरू कर दें. बोर्ड से चाहे देख लें. ये किसको किससे कंपेयर करना है? कैरिंग अमाउंट ढूंढ दें. डाटा सारा है, सारा है, सारा. थोड़ी देर बाद मैंने बताना, नजर आ जाना. ढूंढे ढूंढे कैरिंग अमाउंट. वेयर इज? बोर्ड पे, बोर्ड पे. कैरिंग अमाउंट. कुछ नजर आया है, कुछ नजर आ गया है. क्या नजर आया है? 240 तो नजर आ गया यार. 240 माइनस 36 इज इक्वल टू. लेकिन एक मसला है, दोबारा देखें जिन्होंने 240 देखा है, 36 देखा है, ये किस दिन के बैलेंसेस हैं? 1 जनवरी. रिवैल्यूएशन कब हो रही है? क्या इस साल की पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और फिर डब्ल्यूडीवी बनेगी? अगर रिवैल्यूएशन साल के शुरू में होती तो फिगर कैसे आती? 240 माइनस 36 इज इक्वल टू हो जाता. लेकिन मसला क्या बना है? क्या रिवैल्यूएशन से पहले साल डेप्रिसिएशन या बाद में? पहले रिवैल्यूएशन, फिर सॉरी पहले डेप्रिसिएशन फिर रिवैल्यूएशन. तो क्या मसला बना है? 240 तो आई होप के देख लिया आपने. माइनस 36 तक तो ठीक है, लेकिन 36 में एक और फिगर अभी ऐड होनी चाहिए. आइए वर्किंग करेंगे. डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड. ये थोड़ी सी लाइन रखिएगा बीच में, 5-6 लाइनें थोड़ा.
डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है यार, ठीक है। क्यों कर रहा है वर्किंग? किस साल की डेप्रिसिएशन? क्या करूं? ढूंढे ढूंढे, फिगर फिगर कैसे निकालूं? 240, नेक्स्ट पेज, लाइव ढूंढे, लाइव ढूंढे। ये तो रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग ही चाहिए, रिवैल्यूएशन के बाद रिमेनिंग ही चाहिए। रिमेनिंग वाला पूरा सेंटेंस पढ़े। ये कब की रिमेनिंग लाइफ है? जब लास्ट रिवैल्यूएशन पे हुई थी तो रिमेनिंग लाइफ है, तो रिमेनिंग ही लेनी है, दोबारा रिमेनिंग काउंट करनी है। रिवैल्यूएशन के बाद करेंगे, बात करेंगे, अभी करते हैं। डिवाइड बाय बता दें 20, आंसर बता दें, 12 का नाम बता दें। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। 36 क्या था? कब तक की क्यूमुलेटेड? यकीन है ये 12 डेप्रिसिएशन में भी प्रेजेंट होना स्केड्यूल में, वो कर लेंगे बाद में। लेकिन 13, 6 plus 12, 48 should be a accumulated depreciation on the date of revaluation, which means the carrying amount is 192. Done, sir? Therefore, compare it with fair value. ढूंढे, fair value है 178। 14 का आ गया सरप्लस लॉस, लेकिन जज्बात पे जरा रखना है कंट्रोल। हाँ जी, क्या सरप्लस के बाद लॉस है? क्या सरप्लस पड़ा है और लॉस है? सरप्लस पड़ा है और लॉस आ गया। कहाँ है सरप्लस? नजर तो कहीं नहीं आ रहा। ये वो सिचुएशन है, रिवर्सल ऑफ लॉस नहीं आ रहा है। लॉस के बाद सरप्लस है, सरप्लस के बाद लॉस है, ऐसे ही नहीं है। तो इसका क्या करें? अच्छा, वैसे इस 14 की जरा सरप्लस नजर आ गया सबको? कोई एंट्री तो सुना है, बाकी अमाउंट्स कैलकुलेट करते हैं। ऑफिस बिल्डिंग की तरह से क्रेडिट 14 से। अगर हम जरा रिलैक्स होकर देखें तो ठीक है, वो हमने सरप्लस का भी शायद डिस्क्लोजर तो बनानी है, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग में से 14 ही लेस हो। डेबिट का ब्रेकअप हो कि कितना प्रॉफिट लॉस में जाना है, कितना सरप्लस में जाना है, लेकिन उसका एक डिस्क्लोजर बनाना होता है। याद आता है किसी को? किस डिस्क्लोजर की बात कर रहा? मूवमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो उसमें फिर पता होना चाहिए कि कितना सरप्लस कम होना है। डिस्क्लोजर में एंड में वो भी आएगा, नेम ऑफ रिवैल्यूअर, आगे आगे डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, आगे 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 भजन, आगे 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 कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल, आगे 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 वही रह गया अब यार। आगे मूवमेंट ऑफ सरप्लस दिखाना होता है, इस टसुकी में देखा है आपने। बना सर, लॉस है या गेन है? फेयर वैल्यू लॉस है, मसला क्या? लेकिन पहले सरप्लस पड़ा है, क्या लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो गया, लॉस प्रॉफिट लॉस में जाएगा। आज यहाँ तक इकट्ठे हो जरा, फिर एक और आपसे काम करवाना। वर्किंग होगी है? ढूंढ के बता रही कहीं कितना सरप्लस पड़ा, कितना सरप्लस पड़ा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते नहीं, ये 14 के साथ लिख लेंगे। 14 क्या है? लॉस है, इसकी एक एंट्री बना ले। जस्ट सॉरी, मैंने फेयर वैल्यू लॉस लिख दी, ये रिवैल्यूएशन लॉस है।
फेयर वैल्यू लॉस किस स्टैंडर्ड में चलिए ठीक है, वर्ड से कंफ्यूज ना हो, रिवैल्यूएशन लॉस एज पर आई 16। जी सर जी, इसकी एंट्री बनवानी है, ढूंढे सरप्लस के 840.5 लेस होके बैलेंसिंग फिगर अब 18.5 8.5 पे है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? कर 1 मिनट बताइए, आवाज का इस वक्त इश्यू तो नहीं? जी सर, ये 14 का लॉस है और 8.5 शायद ये आज की डिस्कशन का मेन पॉइंट ये है। एक ये है और अल्लाह करे टाइम बचे तो दूसरा 8.5 क्या हमारा सेंटेंस रहा पढ़े सबके हैं। ये एक चीज तो आपको पता है, इसमें रिवैल्यूएशन लॉस आया है ईयर एंड पे, और ये जो सरप्लस जिसकी हम बात करें ये पड़ा है साल के शुरू में। तो इस तरह की बातें तो आपको पता है। क्या पहले इस साल का सरप्लस भी ट्रांसफर होगा और फिर जो रिमेनिंग सरप्लस बचेगा उसका इससे कंपैरिजन होना चाहिए। ये इस वक्त फिगर्स कंपेरेबल नहीं है, सरप्लस साल के शुरू का है और लॉस जो है वो साल के एंड पे है। तो पहले एक साल का ट्रांसफर होगा जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। डेप्रिसिएशन देखें पहले चार्ज किया, डेप्रिसिएशन अगर चार्ज किए तो सरप्लस भी ट्रांसफर होना है, ठीक है। तब है 8.5 में से इस साल पहले ट्रांसफर होना है और फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना सरप्लस बचा है जो लॉस से एडजस्ट होगा। तब 8.5 आपके सामने, बताएं इसको कैसे सॉल्व करें। अब ये बड़ा एक मसला है, ये जो आपने किया ये बिल्कुल ठीक किया है लेकिन ये हो गया गलत। इससे पहले कि हम ये फिगर में प्रॉब्लम समझें, सबसे पहले हम ये ज़हन में ले आते हैं कि हम ये वर्किंग करते कैसे रहे। लेट्स रिवाइज। जब भी कभी एसेट रिवैल्यू हो जाए और वो फेयर वैल्यू पे आ जाए और उसका सरप्लस आया हो, तो आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड सिमिलरली सरप्लस इज ट्रांसफर्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ऐसे ही होता है, जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है उसी बेस पे सरप्लस ट्रांसफर होता है। अब आपने कुछ फिगर बहुत गौर से देखनी है और सही अपने कॉन्सेप्ट जरा काइंडली क्लियर करने हैं। पॉइंट नंबर 1 पे इस वक्त हमारा सारा फोकस होना है सवाल में, जहां पॉइंट नंबर 1 है वहां जाओ। 240 ढूंढने के है, 240 गौर से देखें और उसके सामने 36 गौर से देखें। क्या 240 फेयर वैल्यू है? नहीं, बिल्डिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट पेज पे एक मिनट देखने का, ये चीजें क्लियर रखें। 20 इयर्स ढूंढे कहीं, 20 इयर्स का एक स्टार था। क्या ये रिमेनिंग, ये लास्ट रिवैल्यूएशन के बाद की फिगर है 240? जब भी कभी लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी और उस वक्त की रिमेनिंग लाइफ 20 इयर्स थी। एक और चीज देखें दोबारा पॉइंट 1 में, क्या साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हुई है? लास्ट रिवैल्यूएशन हमारे साल के शुरू में हुई है। ना करें, फुल कंसंट्रेट करें। 1 जनवरी 18 का बैलेंस है। अगर साल के शुरू में ही ये रिवैल्यूएशन हुई होती तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 ढूंढे, क्या ये फिर आ रही होती? 240 तो फेयर वैल्यू है, रिमेनिंग लाइफ काउंट हुई है, और 36 फिर क्या है? क्या लास्ट रिवैल्यूएशन के बाद भी कुछ अर्सा गुजरा हुआ है? जितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन वो तो खत्म नहीं हो जाती। सभी बोले मैंने नहीं हो जाती भाईजान, तो ये 36 क्यों पड़ा हुआ? क्या ये कोई पिछले सालों में रिवैल्यूएशन हुई? नहीं, वो हम काउंट कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी, हमें आइडिया भी है, हमें पता है, पता चल भी शायद गया है, नजर भी आ गया है, बचपन में पढ़े भी आती हैं, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे पहला मेरा एक सवाल ये है कि व्हाट इज 240 एंड व्हाट इज 36 रिस्पेक्टिवली? 240 is fair value and 36 is accumulated depreciation at the beginning of the year. क्या ऑफिस बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल है? क्या इसी दिन रिवैल्यूएशन हुई थी? इस दिन भी हुई थी साल के शुरू में? क्या साल के शुरू में हो नहीं सकती? हो सकती है, लेकिन अगर हुई होती
तो 36 से 0 हो जाना चाहिए। इट मीन्स ये फिगर जो है पिछले सालों से आ रही है। अब दोबारा जाए जरा 20 ईयर्स ढूंढे। 20 ईयर्स इस साल के शुरू से रिमेनिंग लाइफ है या लास्ट रिवैल्यूएशन से रिमेनिंग लाइफ है? तो ये तो रिमेनिंग लाइफ हर साल गिनते हैं यार। ये कब गिन लेते हैं? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। और फिर दोबारा कब गिनते हैं? जब दोबारा रिवैल्यूएशन हो। तो लास्ट रिवैल्यूएशन पे ये 20 साल थी। इशू इस वक्त ये है 8.5 ढूंढना जरा। इधर सेंटेंस दोबारा पढ़े 8.5 वाला। ये 8.5 उस दिन का सरप्लस है जब रिवैल्यूएशन हुई थी या रिमेनिंग सरप्लस है जो 1 जनवरी 18 पे बचा है? 240 पे है। 240 के उस जमाने की फेयर वैल्यू है जब एसेट रिवैल्यू हुआ था या वो रिमेनिंग अमाउंट है जो बच गई है? वो भी 1 जनवरी की फिगर है, नीचे भी 1 जनवरी की फिगर है। 240 कब की फिगर है, कब से आ रही है? 246 के सामने एक 36 ढूंढना है। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ा। अगर मैं 240 में से 36 माइनस कर दूं, नहीं, अब ये 1 जनवरी का क्या है? अब ये 1 जनवरी पे रिमेनिंग एसेट की वैल्यू है। ये रिमेनिंग रह गई है या फेयर वैल्यू रह गई? तो एग्जामिनर ने ऑफिस बिल्डिंग के एंगल से 240 अलग बताया और 36 अलग बताया। क्या 240 is the fair value and 36 is the accumulated appreciation? And the answer on your calculator, which is I think 204, is the remaining WDV on 1st January 2000, on the 1st January 2000. 240 remaining फिगर है या टोटल फिगर है? किस चीज की टोटल फिगर है? लास्ट इवैल्यूएशन पे फेयर वैल्यू की। तो क्या फेयर वैल्यू को डिवाइडेड बाय 20 कर सकते हैं? सर जी कर सकते हैं सर। फेयर वैल्यू इज डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 240 डिवाइडेड बाय। लेकिन प्रॉब्लम 8.5 में क्या है? ये वो टोटल सरप्लस नहीं है। ये मुझे कैसे पता चली जा रहा है, कैसे पता चल रहा है? सेंटेंस लिखा भी हो। रिमेनिंग सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग एज एट, ये किस दिन बचा हुआ है? क्या कुछ साल ऑलरेडी गुजर गए हैं लास्ट इवैल्यूएशन के बाद? कैलकुलेटर पे लिखे हैं 240। ये सब कुछ हम नोट कर लेंगे अभी। ये शायद डाटा इस तरह से फर्स्ट टाइम आया, लेकिन अब आता जाना शायद। 240 क्या लिखवाया मैंने? डिवाइड बाय करें 20। क्या लिखवाया 20? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। 12 क्या है? डेप्रिसिएशन पर एनम। कब से ये चार्ज होना शुरू हुई होगी? जब से लास्ट वैल्यूएशन हुई होगी। फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब 12 जहन में रख के पॉइंट नंबर 1 में 36 जहन में लाए। अब 12 पर एनम है, 36 क्या है? एक्यूमुलेट हुई है फिगर। ये कितने सालों की एक्यूमुलेट हुई है साल के शुरू तक? कैसे? 36 डिवाइड बाय 12। इस जमाने में वर्किंग करते रहे आप लोग, उसी जमाने में करते रहे। व्हाट इज 36? एक्यूमुलेटेड आफ्टर इवैल्यूएशन। यार पुरानी भी तो आ रही होगी, वो एलिमिनेट हो गई होंगी। 36 इज एक्यूमुलेटेड आफ्टर इवैल्यूएशन अप टू 1 जनवरी 2018। तो 3 सालों की एक्यूमुलेट हुई है ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 18। तो क्या 3 साल बाद, अब नीचे आ रहा 8.5 आ रहा। अब 8.5 क्या है? उस दिन का सरप्लस जब रिवैल्यूएशन हुई थी या इस दिन का सरप्लस जिस दिन पे ये बैलेंस पड़ा? ये हमारे वाले साल का ओपनिंग बैलेंस था। क्या इसमें से भी 3 साल की रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर, सरप्लस की फिगर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो गई होगी? असल में इशू ये है, फाइनली इशू असल क्या है? 240 जहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उस पे क्या ये फेयर वैल्यू है या डब्ल्यूडीवी है? किस दिन की फेयर वैल्यू होगी? ऑन द डेट ऑफ लास्ट वैल्यूएशन। इसके साथ छोटा सा सेंटेंस लिखो। लिखने इसके साथ ही लिखो।
बाकी फिर वर्किंग नॉट लिखना। फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ लास्ट इवैल्यूएशन। अब हम शायद एक ट्राई भी कर सकते हैं, हमें 3 साल पता चल गए, 3 साल पता चल गए सर, 3 साल पहले को डेट बता दें, वो भी लिख लेता था। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, रिवर्स 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 रिवर्स, 17, 16, 15, कौन सा 15? दैट इज 1 जनवरी 15। ये 4 साल हो गए, साल के शुरू में खड़े हो गए, ये सारी बहस हो रही है। 15, 16, 17 गुजरा और 18 का स्टार्ट है। कितने साल गुजरने से के बाद रिवैल्यूएशन हुई होगी? सॉरी, कितने साल गुजरने के बाद ही हमें फिगर्स अवेलेबल है? हम कैसे पहुंचे कि 3 साल गुजर गए हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने और डेप्रिसिएशन पर एनम ने हमारी हेल्प की है। तो क्या ये 240 उस दिन की फेयर वैल्यू है जब रिवैल्यूएशन हुई थी? लेकिन अब 8.5 पे हैं, अकाउंटेंट बन जाएं। 8.5 भी 1 जनवरी 2015 का बैलेंस है। अगर होता तो डिवाइड बाय 20 हो सकता था। क्या जिस बेस पे डेप्रिसिएशन, उसी बेस पे हर साल सरप्लस ट्रांसफर होता है? क्या मसला फिर वही है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ तो ठीक है, लेकिन क्या हर साल हम जब सरप्लस ट्रांसफर करते हैं तो रिमेनिंग सरप्लस डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, या टोटल सरप्लस डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ? फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, सरप्लस जो आया डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। कब तक ये सिलसिला चलता रहता है? सेकेंड ईयर में कैसे होता है? फिर फेयर वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ या डब्ल्यूडीवी डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ? और सरप्लस कैसे? रिमेनिंग सरप्लस डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। दिल बहुत करता था, बहुत ज्यादा करता था, लेकिन बार बार हम रुक जाते थे कि जिस बेस पे डेप्रिसिएशन है उसी बेस पर ट्रांसफर है। मेरा तो ख्याल है कैलकुलेटर है, ऐसे मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है। 8.5 लिखें कैलकुलेटर। यस सर, लिखा तो सही। 8.5 डिवाइड बाय 20। इशू 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 issue. It is not the total surplus, it is on the date of revaluation. What is this? What is this? It is the remaining surplus on the 1st January 2018 at the beginning of the current year. तो ये टोटल सरप्लस नहीं है उस तरह से जिस तरह से ये टोटल फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ तो हो गया है, लेकिन 8.5 डिवाइड बाय 20 क्यों नहीं हो सकता है? ये रिमेनिंग सरप्लस है। तो क्या हम वो सरप्लस फाइंड आउट कर सकते हैं जो रिवैल्यूएशन डेट पे आया होगा? कर सकते हैं। 8.5 को गौर से देखें। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। क्या ये 8.5 3 साल बाद का सरप्लस है? 3 साल पहले टोटल लाइफ कितनी थी? टोटल रिमेनिंग लाइफ 20 थी। तो क्या ये 17 साल में जो सरप्लस ट्रांसफर होना है उसकी फिगर रिमेनिंग बची हुई है? तो क्या हम इस फिगर को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 साल में कितनी ट्रांसफर होगी? ये 8.5 यहां से ऑनवर्ड्स 17 साल में ट्रांसफर होना है या 20 साल में ट्रांसफर होना है? तो ये 17 साल में जो अमाउंट ऑफ ट्रांसफर होनी है ये उसकी फिगर है, और हम यकीनन कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 सालों में कितनी ट्रांसफर होनी थी, और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस साल कितनी ट्रांसफर होगी। एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। 8.5 लिखें, डिवाइड बाय 20 क्यों नहीं, बस ये बता दो। ये टोटल सरप्लस नहीं है, ये रिमेनिंग है। कितने सालों का रिमेनिंग है? तो डिवाइड बाय 17 एक मिनट करो। ये 0.5 क्या है? लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे काइंडली मल्टीप्लाई बाय 20 करो। ये अब 10 क्या है? 17 सालों की फिगर से हम 20 सालों की फिगर में चले गए। क्या ये 10 डिवाइड बाय 20 हो सकता है? अब जाने दें यार, ये कौन सा 10 आ गया जो स्टार्ट ऑफ एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन आया होगा? फिर आप कैलकुलेट करें 10 डिवाइड बाय 20, फिर एक एक साल ट्रांसफर होना शुरू होगा, इनटू करें 3, 1.5 3 सालों में ट्रांसफर हुआ होगा, कितना बचा हुआ है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज 240? फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। व्हाट इज 18.5?
remaining surplus at the beginning of the current year. What and the beginning of the current year means 3 साल गुजर गए. आइन जो सारी बात हुई इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं. ये ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ आपने पार्टिसिपेट किया मेरे साथ? ये हमने थोड़ी स्पेस छोड़ी थी जहां 12 की डेप्रिसिएशन हमने लिखी थी, वहां छोटी सी एक वर्किंग और करें. या आगे 14 के नीचे मेरे ख्याल में जगह छोड़ी थी, 2-3 लाइनें हैं. 14 के नीचे मैंने कहा था, मैंने इसी के नीचे लिखे 8.5 is remaining surplus. 8.5 is remaining remaining surplus on 1st January 2018 after 3 years of evaluation. थ्री years तक हम कैसे पहुंचे? 3 years of evaluation. 36 डिवाइड बाय 12 कर. 36 क्या था? Accumulated appreciation up to the beginning of the year. और डिवाइड बाय 12 क्या था? Depreciation per annum. 36 से पता चला था कि 3 साल गुजर गए हैं रिवैल्यूएशन के बाद. Therefore 8.5 million should not be divided by, should not be divided by, बोल दें अब 20, rather करें सेंटेंस करो, should not be divided by 20, rather should be divided by अब डेफिनेटली मैंने अपना बनाया, आप डिफरेंट बना सकते हैं. rather should be divided by, बोल रहा हूं मैं शायद अभी आ रहा नेट में तो जरूर हो. rather should be divided by 17. या अल्लाह नहीं, बस लग रहा है कि सेंटेंस आप खुद कंप्लीट नहीं कर रहे थे. आप स्क्रीन हार गई. ये बच्चे रादर के बाद कुछ नहीं लिख रहे, मैं ही बताता. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. क्या स्टोरी है अपने लफ्जों में जरा कोई बताने की कोशिश करें. बोलते बोलते मेरी आवाज आ रही है. Therefore finally क्या करें? 8.5 डिवाइडेड बाय 17. अगर एज इट इज ही करेंगे तो सरप्लस ट्रांसफर की अमाउंट आ जाएगी साल की. मैंने इंटू 20 करवाया था, इससे टोटल भी आ सकता है. तो डेफिनेटली चॉइस हमारे पास है, लेकिन होना इसने होना 17 से क्यों डिवाइड है? क्योंकि ये रिमेनिंग सरप्लस है आफ्टर 3 इयर्स, और आफ्टर 3 इयर्स अब रिमेनिंग इयर्स आ गए. अच्छा, इससे आप गलत तरफ कभी नहीं जाना है. हमेशा हमने कैसे वर्किंग करनी है अगर पॉसिबल हो तो? फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड टोटल सरप्लस डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ करते चले जाना है. यहाँ क्यों नहीं कर पाए? यहाँ टोटल दिया नहीं हुआ. तो अगर टोटल नहीं दिया तो हम अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे इस सिचुएशन. तो 0.5 क्या आ जाएगा? माइंड अप करना. सरप्लस ट्रांसफर फॉर दिस ईयर 0.5 surplus transfer for this year. और therefore conclude कर लें 5 surplus transfer इस साल का. अब remaining surplus कितना रह जाएगा फिर ईयर एंड पे? remaining surplus on 31st December 2018. कैसे वर्किंग करूं? 8.5 minus 0.5. ये ठीक है? ठीक है सर. अब इसको निकाला क्यों है? हाँ जी, एक लॉस आया था कितना? एक डबल एंट्री बनाए फाइनल. एक 14 का लॉस आया था, रिमेनिंग सरप्लस चाहिए था.
लेकिन सरप्लस था ये साल के शुरू का, एंट्री लिखना अपने आप से। ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट, बट ठीक है आप करें कोशिश। अब देख लीजिएगा जगह कम हो जाए तो नीचे आ जाएगा जहाँ डेप्रिसिएशन वगैरह की वर्किंग हुई। ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट बाय 14, डेबिट करना। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट बाय 8 एंड रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट बाय 6। समझ आ गया प्लीज? और ये 6 कहाँ जाना है? ये प्रॉफिट लॉस में जाना। आज स्केड्यूल में जरा ये वर्किंग कंप्लीट करो। ऑब्वियस एक अगर एंट्री करनी हो तो एक एलिमिनेशन की भी एंट्री होनी है, याद रहेंगी चीजें। अभी एलिमिनेशन भी होनी है, तो एलिमिनेशन की अगर एंट्री नहीं भी लिखी तो एलिमिनेशन की एंट्री ज़हन में लाएं। बस ये फिगर कंप्लीट करना, बाकी तो फिर आप इस वक्त नहीं हो सकेगा। जी एलिमिनेशन की एंट्री बोले कितने से सोच क्या बताइएगा, फिगर सारी हैं 36, 38, 38, 36 ना, 36 ना 38, 48 की एंट्री बोले। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग में तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट नीचे क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में भी याद रखना है। लेकिन दूसरा काम यहाँ मेरा ख्याल है कि यहाँ ब्रेकअप हम नहीं बनाते थे स्केड्यूल बनाते हुए, रिवैल्यूएशन के नाम से यहाँ 14 इकट्ठा हो सकता है बिल्डिंग के कॉलम में। ऑब्वियसली लेजर अगर बनाना हो तो 2 रेफरेंसेस होंगे, बनाया जा सकता है ब्रेकअप 14, लेकिन फाइनली बिल्डिंग में से लेस होना। ठीक है, ठीक है सर। तो यकीनन लॉस सरप्लस उसके अपने इफेक्ट्स हैं। स्केड्यूल में बिल्डिंग के कॉलम में 14 टोटल आ जाएगा। 48 का एक सेकंड इफेक्ट किस जगह रहता है? किस जगह रहता है? भारत जितना हो सका ये बात समझ आ गई? ये सभी होमवर्क क्या है सर आज? तो सूखी तो पता नहीं अब क्या होना। पेज नंबर 275 पे एक मिनट आया यार, ये वाला कम से कम कंप्लीट करना है यार। आप लोग पर्सन जाया कर रहे हैं यार। ये फखर लिमिटेड फाइनल करें, फखर लिमिटेड फाइनल करें। और ये जो मंडे वाला ना ये भी आपने टसुकी की तरह जाया कर देना। मेरा ख्याल है कल टाइम रख लें यार, इसको मेरे साथ ही निकालो। ये कर नहीं करना आप लोग। नहीं मंडे को नहीं बेटा कर सकते आप, ईद की भी फजूल में छुट्टियां वेस्ट करनी। मेरे साथ कल आप आके करें 2 बजे क्लास है। अल्लाह हाफिज। मुझे अगर 1% भी उम्मीद होती कि आप घर पढ़ लेंगे तो मैं हरगिज आपको तंग ना करता। अल्लाह हाफिज, 2 बजे क्लास में मुलाकात हो। मेरा ख्याल है कि अब आएंगे तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे घंटा। फखर फाइनल होना चाहिए। अल्लाह हाफिज। कुछ करना कुछ नहीं कर ले, हम 2 बजे तक तो उठ ही जाते होंगे यार। नहा धो के आ जाइएगा नाश्ता करके। नहीं इसके अलावा मेरी तरफ से कोई नहीं है। तो सूखी फाइनल करें, कर दिया मुझे सबमिट करवाए ना आंसर। अब फाइनल करें यार, आंसर कल ही जमा करवाएं यार। हाँ कल दोपहर को कल जमा करा दो। कॉस्ट भी अब रख लेंगे, देखता हूँ पता नहीं कितना 1-8% इसके बाद ही रखेंगे फिर अगर हो जाएगी मुलाकात सर।